प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक रात की बात है। एक कार में पति मनीष और पत्नी नीता अपने डॉगी पेप्सी के साथ सफर पर निकलते हैं। सुनसान रास्ते में वे अपनी कार में स्टीरियो में गाना बजाते हुए चले जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। मनीष कार के बाहर आकर प्रॉब्लम ढूंढने लगता है। जैसे ही वह कार के नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि कार का तो पेट्रोल टैंक लीक कर रहा है। अब वह परेशान हो जाता है क्योंकि पेट्रोल टैंक लीक कर रहा है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। उसे समझ में नहीं आता है कि किससे मदद मांगी जाए। तभी वह नीता से कहता है, तुम बाहर आकर इधर उधर जरा देखो, शायद आसपास कोई हमें मदद ही मिल जाए। दोनों अपने कुत्ते पेप्सी के साथ आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वहां इतनी घनी रात में उनके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ दूर चलकर दोनों थक कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो पूरी रात शायद यहीं बितानी पड़ेगी। तभी अचानक पेप्सी जोर जोर से भौंकने लगता है। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये अचानक से इस जंगल में भौंकने कैसे लगा, जबकि आसपास न कोई आहट, न कोई पक्षी या जानवर। कुछ ही पल में वह चुप हो जाता है और तभी एक छोटे से बच्चे 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का रहा होगा, उसकी जोर जोर से रोने की आवाजें आती, जैसे छटपटा के बच्चा रोता है। इतने घने जंगल में वो इस आधी रात को बच्चे की आवाज। दोनों को किसी भयंकर खतरे का एहसास होने लगता है। तभी नीता मनीष से कहती है, आप प्लीज जरा जाकर तो देखिए, शायद वहां कोई परिवार हो। ये छोटे से बच्चे की इतनी बिलख कर रोने की क्यों आवाज आ रही है? तो मनीष अपने मोबाइल का टार्च लेके उस तरफ जाने लगा। उसके साथ उसका पेप्सी भी चलने लगा। वो भी सूंघते हुए चल रहा था। थोड़ी ही दूर पर मनीष को 6-7 मंथ का एक छोटा सा क्यूट बेबी सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे थोड़ी चोटें भी लगी हुई थी। मनीष को लगा कि शायद यह किसी जंगली आदिवासी वगैरह का बच्चा हो जो आसपास ही होंगे, और वह जोर जोर से उन्हें पुकार कर बुलाने की कोशिश करने लगता है। तभी मौसम तेजी से बदलना शुरू हो जाता है। काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। हर 2 मिनट में जोर से बिजली चमक रही थी। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी आने लगी, सौंधी सी खुशबू भी आने लगी। अचानक से मौसम इतने कम समय में इतने खौफनाक तरीके से कैसे बदल गया? मनीष ने तेज आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाई, कोई है यहाँ? ये बच्चा किसका है? कई बार पुकारने के बाद भी दूर दूर तक किसी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ना ही वहां कोई आया। फिर मनीष ने इस अबोध व प्यारे से बच्चे को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उठाया और अपनी पत्नी के पास चला गया। तभी अचानक से मनीष जैसे ही अपनी पत्नी के सामने खड़ा था, उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा हो। वह पीछे मुड़ जाता है और देखने लगता है कि किसने आवाज दी। पर जैसे ही वह पलटता है तभी उसकी पत्नी की नजर उसके बैक पोर्शन पर पड़ती है और अचानक उसका चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ जाता है। वह देखती है बच्चा तो उसके पति की गोद में है, चुपचाप से सो भी रहा है कंधे पर, लेकिन बच्चे के दोनों छोटे छोटे से नाजुक हाथ अचानक लंबे हो जाते हैं और जमीन पर रगड़ कर घिसट रहे होते हैं। मनीष ने बच्चे को अपने कंधे पर रखा था। कंधे के पीछे से उसका हाथ जमीन पर घिसट रहा था बच्चे का। नीता ने जैसे ही ऐसा सीन देखा, ऐसे हाथ दिखे बच्चे के बड़े बड़े जमीन तक, तो उसने तुरंत घबराते हुए मनीष को इस बात के लिए अलर्ट कर दिया। मनीष ने
फौरन उस बच्चे को वहीं जमीन पर फेंकते हुए एक हाथ से नीता को पकड़ा, वह दूसरे हाथ में अपने पेप्सी को होल्ड कर लिया और दोनों तेजी से दौड़ने लगे। इतने डरे हुए थे कि कम से कम दोनों 1 किलोमीटर के आसपास तेजी से दौड़ते चले गए। दोनों बहुत स्पीड से भाग रहे थे। इतना तो कभी जिंदगी में नहीं चले होंगे या दौड़े होंगे। फिर थक कर रुक गए और जोर जोर से हाँफने लगे। तभी सामने से एक कार आती दिखाई देती है, जिसमें दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। दोनों रोड में खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, रोको रोको, प्लीज कार रोको। तभी कार का ड्राइवर कार धीरे कर कर थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और कार के डोर ओपन कर देता है और इशारा करके कहता है कि अंदर आ जाओ। दोनों अपने कुत्ते के साथ कार के नजदीक पहुंचते हैं। तभी पेप्सी जोर से भौंकना शुरू कर देता है, पर दोनों इसको ध्यान नहीं देते और सोचते हैं शायद अजनबी चालक को देखकर ऐसा कर रहा है। पति पत्नी डर के कारण पूरी स्पीड से कार में जंप कर सीधे पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और डोर क्लोज कर देते। वे दोनों इतना घबरा जाते हैं कि कार वाले से कहते हैं, भैया जल्दी चलो, तेज चलाओ भैया। कार वाला कहता है, ऐसा क्या हो गया मैम, आप लोग बिना किसी वजह से इतना क्यों घबरा रहे हैं? मैं हूं ना, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने कार को स्पीड चलाया। कुछ दूरी तेज स्पीड से चलने के बाद कार वाला उनसे पूछता है कि साहब ऐसा क्या हो गया जो आप लोग इतना डरे हुए हैं? तो दोनों ने पूरी घटना सविस्तार उस कार वाले को बताई तो वो भी डर गया। परंतु अचानक ड्राइवर को साइड मिरर में एक प्रॉन, जो छोटे बच्चे को घुमाने वाली गाड़ी होती है, उसका पीछा करता हुआ दिखाई दिया। व्हाइट कलर का प्राण था और काफी तेजी से इतनी स्पीड कार को सेम डिस्टेंस से फॉलो कर रहा था। वे तीनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उस प्रॉन में कोई भी चलाने वाला या धक्का देने वाला तो था नहीं। फिर वो अपने आप कार की गति से इतना तेज कैसे पीछा कर रहा था? कार वाले ने तो पूरा एक्सीलेटर ही दबा दिया था। उसके बावजूद वो प्राण धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। तीनों के तो तोते उड़ गए, प्राण सूख गए। पेप्सी भी जोर से भौंक रहा था और उस बच्चे के रोने की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि उनके कान फट रहे थे और डर भी लग रहा था क्योंकि वो आवाज बीच बीच में बिल्ली के रोने की जैसी आवाज में बदल जा रही थी, जिसके डर के मारे और पसीना आने लगा उन्हें। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वाइपर भी अपनी फुल स्पीड से विंडशील्ड पर दौड़ रहा था। इतनी तेज बारिश और ठंडक के बाद भी वे पसीने से लथपथ हो रहे थे। कार की स्पीड 150, 160 पर चल रही थी। अचानक वो व्हाइट प्रॉन धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगी और कार से उसकी दूरी बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो प्राण बहुत छोटा दिखने लगा और आवाज भी उस बच्चे के रोने की कम होती गई। थोड़ी ही देर में प्राण गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। ड्राइवर ने भी कार के स्पीड को अब नॉर्मल कर दिया। अब मनीष व नीता काफी सुकून महसूस करने लगे थे। नीता ने कहा, जोरों की भूख लगी है, भैया कहीं कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो कार वाले ने कहा, हाँ मैम, पास ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं आप लोगों को वहीं ले चलता हूँ। खाना खा लीजिएगा और वहाँ पेट्रोल पंप जो है उसमें मैं पेट्रोल डला लूंगा। खाना बड़ा लाजवाब मिलता है मैम वहाँ पर। थोड़ी दूरी पर वो पेट्रोल पंप आ जाता है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल राष्ट्रीय परिवहन निगम द्वारा हाईवे पर हर पेट्रोल पंप पर कम से कम 5 इमरजेंसी स्टे रूम भी रखना आवश्यक कर दिया गया है। वे दोनों पंप के उस रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे से फ्रेश होते हैं और फिर मनीष तीनों लोगों के लिए स्पेशल थाली का और अपने डॉगी पेप्सी के लिए एग्स और मिल्क का ऑर्डर देता है। कुछ ही देर में वेटर उनके टेबल पर पूरा ऑर्डर सर्व कर देता है। इन सभी बातों में 15-20 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट खाने का इंतजार भी करते हैं। उसके बाद भी वो कार का ड्राइवर अभी तक पेट्रोल डलाकर अंदर नहीं आया था। तो मनीष पंप से बाहर आकर उसे ढूंढता है। तो पंप वाले बताते हैं कि साहब, जिस कार में आप आए थे वो पेट्रोल डलवाया, 5 मिनट तक पार्किंग में खड़ा रहा,
उसके बाद हमको बोला कि मैं जा रहा हूं, बता देना उनको, और वो चला गया। मनीष जब रेस्टोरेंट में आया तो नीता ने कहा कि डर कर भाग गया होगा वो। मनीष जब वापस रेस्टोरेंट में आया तो नीता ने उससे कहा, मनीष वो डर कर भाग गया होगा, हमने तो उसके लिए इतना अच्छा खाना भी ऑर्डर किया था और उसे कार यूज करने के एवज में हम पैसे भी देते, और देखो वो खुद ही भाग गया। अब हम कहीं क्या सकते हैं। पर मनीष अब हम वापस कैसे जाएंगे? मनीष ने कहा, इतना थक गए हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं, भूख भी जोरों की लगी है, पहले क्यों ना हम खाना खा लें, फिर कुछ सोचते हैं। मनीष, नीता व पेप्सी ने दबा कर खाना खाया। भूख इतनी ज्यादा जोर से लग गई थी कि एक्स्ट्रा थाली को भी दोनों ने फिनिश कर दिया। खाने के बाद मनीष ने मैनेजर को अपनी पूरी परेशानी बताई तो उसने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं सर, रात के 1 बज रहे हैं, इतनी रात बाहर निकलना इस रूट पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। फिर आपके साथ आपकी पत्नी और डॉगी भी हैं, अपनी फैमिली के साथ ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप मेरी सलाह मानिए, आज रात यहीं स्टे कर जाइए, हमारे पास रूम है। सुबह मैं आपको अपनी कार व एक मैकेनिक दे दूंगा जो आपकी कार तक जाएगा, आपकी कार ठीक करेगा और फिर आप दोनों अपने गंतव्य पर निकल जाना। मनीष बहुत खुश हो गया, नीता की भी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। उसने बोली, थैंक्स भैया। दोनों अपने पेप्सी को लेकर अपने कमरे में चले गए। थकान थी, अब खाना भी अच्छे से खा चुके थे, स्वीट डिश भी ले चुके थे, बहुत तेज नींद आ रही थी। जैसे ही बेड पे गए दोनों गहरी नींद में सो गए। जब वो सोने गए थे तो रात का 1 बज रहा था। 1 घंटे दोनों घंघोर नींद में थे। तभी 1 घंटे के बाद रात 2 बजे किसी ने जोर जोर से उनके रूम का डोर खटखटाया। नीता तो बेसुध सी सो रही थी, परंतु मनीष तो उछलकर बेड पर बैठ गया। सोचने लगा कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। फिर होटल का ये नियम होता है कि खाने के ऑर्डर दिए जाने व रूम सर्विस के वक्त ही वो कॉल बेल बजा सकते हैं, नॉक तो कर ही नहीं सकते। वो भी इतनी रात गए। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी भी आ जाए तो इंटरकॉम के माध्यम से ही मैनेजर या होटल वर्कर बात करते हैं। मनीष बहुत ज्यादा डर गया। हिम्मत करके उसने जाकर डोर खोला। जैसे ही उसने डोर खोला और बाहर दोनों तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने डोर को वापस से लॉक करके रूम में आ गया। टेबल के पास पहुंचा, जग से ठंडा पानी एक गिलास में निकाला और उस अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। पानी का सिप लेते लेते उसने बाहर की तरफ देखा। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली भी जोरों की कड़क रही थी। मनीष पानी पीते पीते सोचने लगा, अच्छा हुआ हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया, वरना ये खौफनाक जंगल, डरावनी आधी रात का वक्त, वो भी अमावस की काली रात लग रही है, इतने सुनसान हाईवे में आज ही हमारी गाड़ी को खराब होना था और रोड पे भी इक्की दुक्की गाड़ियां ही दिख रही हैं। कितना अच्छा हुआ कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। मनीष ने दिल से ही उस कार वाले का शुक्रिया कर रहा था कि कम से कम हमें इतनी अच्छी जगह पर ले आया। तभी मनीष उस भयानक वातावरण की बात से अपने आप को अलग करके जब सोचा तो उसे ये इलाका हद से ज्यादा खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से बहुत रिच भी दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर नीचे बिल्डिंग के मेन गेट पर पड़ी, जहां गार्ड एक रूम में बैठा हुआ था। अचानक वो गार्ड उठा, उसने हाथ में राइफल ली और सीटी बजाते हुए उस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ के कैंपस में घूम घूम कर चौकीदारी करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बिल्डिंग की पिछली तरफ गया, अचानक से मेन गेट, जिसमें बड़ा सा पीतल का ताला लगा था, वो फुली लॉक था, वो अपने आप खुल गया। मनीष डर गया, बोले ये कैसे हो गया। तभी उसने देखा कि जिस तरफ से वो आए थे उसी तरफ से एक व्हाइट प्राउन तेजी से चला आ रहा है। मेन गेट की तरफ आकर वो प्राउन रुक गया। गेट में पहुंचते ही गेट तो अपने आप खुल ही चुका था। प्राउन सीधे अंदर आकर पार्किंग में एक कार से चिपक कर ऑटोमेटिकली पार्क हो गया और गेट
पूर्व की भांति वापस से बंद हो गया। पीतल का वो ताला वैसा का वैसे ही लगा हुआ दिख रहा था। मनीष डर के मारे थर थर कांपने लगा और सोचने लगा, हम दोनों का बच पाना आज मुझे असंभव लग रहा है। जिस बला को छोड़कर हम यहां तक भाग कर आए थे वो आज खुद चलकर हमारे पास आ गई है। तभी सीटी बजाते हुए गार्ड वापस मेन गेट पर आ गया। उसने गन को साइड में रखा और सिगरेट निकालकर पीने लगा। तभी अचानक से जोर जोर से बच्चे के रोने की आवाज शुरू हो गई। गार्ड चमक गया। उसने सोचा, इतनी रात गए इस घने जंगल के इस रेस्टोरेंट के कैंपस में इतनी छोटे से नवजात टाइप के बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है। उसने राइफल को अनलॉक कर लिया और हाथ में तानते हुए पार्किंग की जिस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ वो बढ़ने लगा। और तभी उसे वो प्रॉन दिखाई दिया जिसमें एक क्यूट सा बेबी जोर जोर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था उसके रोने में भूख की वेदना थी। गार्ड ने उस बच्चे को तुरंत प्यार से उठाया और रिसेप्शन में मैनेजर के पास आकर उसे दिखाया और बोला, सर ऐसी ऐसी बात है। तो मैनेजर ने कहा, बाकी के जो 2 रूम हैं उसमें तो बहुत बुजुर्ग दंपत्ति ठहरे हुए हैं, यही दोनों पति पत्नी यंग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या गेट बंद था? बोले, हाँ सर गेट तो लॉक ही था। हमने तो गेट शाम को 7 बजे बंद कर रखा था। जब कोई क्लाइंट आता है तभी हम गेट खोलते हैं। फिर जहां पर ये कार ड्राइवर ने कार को पार्क की थी, 5-10 मिनट खड़ा भी था, ये प्रॉन भी उसी जगह पे पार्क था। इसका मतलब है कि ये दोनों पति पत्नी डरे हुए भी थे और जल्दी जल्दी में ये अपने इस प्रॉन को, जो कि फोल्डेबल दिख रहा है, कार से बाहर निकाला होगा और अपने साथ ले जाना ही भूल गए। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, अभी तक सो रहा था, इसलिए किसी को पता नहीं चला। अभी जब ये बच्चा रोया है तो हमारे पास है और अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो तो शुक्र है इतनी देर में इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी, क्योंकि ये इलाका आदमखोर दरिंदों और जानवरों से भरा पड़ा है। तुमको मालूम है ना, हमने तुमको इसीलिए तो राइफल दी है कि कब कौन सा जानवर आ जाए, कब कोई डाकू आ जाए, देखते ही गोली मार दो। अच्छा तो तुम अब एक काम करो, सीधे एक रन ऊपर उनके रूम में जाओ और बच्चा उन्हें सौंप दो। दोनों देखना खुशी से पागल हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें बहुत तगड़ी बख्शीश भी दे दें। ऐसे में सुनो, तो मेरा ध्यान रखना मत भूलना। फिर हम दोनों छक्कर दारू पिएंगे। देखो मौसम भी बन रहा है। पर यार, कोई माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते, खासकर बच्चे की माँ। खैर हमें क्या, तुम तो जाओ और जल्दी से जाकर उन्हें ये बच्चा सौंप दो। गार्ड सीधे उनके रूम में गया, उनकी कॉल बेल बजाई। इस बार डोर नॉक नहीं हुआ था, कॉल बेल बजी थी और कॉल बेल की आवाज इतनी तेज होती है कि नीता भी जाग गई। दोनों पति पत्नी ने जब डोर खोला तो गार्ड उन पर बिखर गया। कैसे माँ बाप हैं आप लोग जो इस मासूम से बच्चे को पार्किंग में छोड़ा है? कोई भी जानवर उठा ले जाता तो। और उसने नीता के हाथ में वो बच्चा रख दिया। बच्चा भी जग चुका था और बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथ को गालों पर छूने लगा और चुप हो गया। नीता के चेहरे को इस तरह से प्यार करते देख के गार्ड मुस्कुराने लगा और ये दोनों पति पत्नी मूर्ति बनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी गार्ड ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, साहब आपका इतना बड़ा काम किया है, इस मासूम बच्चे की जान बचाई है, आपकी खुशियां लौटाई है, थोड़ी बख्शीश तो बनती है मेरी। तो मनीष ने अपने वॉलेट से 500 के 2 नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिया। गार्ड ने उन्हें थैंक्स करते हुए वहां से चला गया। दोनों रूम में आए और उस बच्चे को सोफे पे नीता ने जम से पटक दिया। नीता ने कहा, जिस भूतहे बच्चे की वजह से आज हमारी जान पर बनी हुई है, उसे तुमने झूठा एक्सेप्ट क्यों कर लिया? और तो और झूठा स्वीकार करने के एवज में तुमने उसे 1000 रुपए की टिप्स दे दी। क्या रईसी है भाई साहब, 500 रुपए भी तो दे सकते थे। तुम पागल हो गए हो क्या मनीष? तो मनीष ने कहा, शांति से इस बच्चे को इस वक्त एक्सेप्ट करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है।
और हमारे स्टेटस के हिसाब से, होटल के स्टेटस के हिसाब से इससे नीचे का टिप्स देना अशोभनीय लगता। खैर, ये तुम नहीं समझोगी। अब ये सोचो कि किया क्या जाए। तब तक वो बच्चा सोफे में सो गया। बड़ा ही मासूम और प्यारा दिख रहा था। दोनों चुपचाप से उठे, अपनी सारी बिलोंगिंग्स और पेप्सी को एक हाथ में वो मनीष ने पकड़ लिया और वे चुपचाप होटल से निकल गए। फिर इन्होंने सोचा, लेकिन मैनेजर और होटल के स्टाफ से वो क्या कहेंगे, इतनी रात को कहां जा रहे हैं, फिर हमारे पास कोई साधन भी नहीं जाने का। खैर चलो अभी तो निकलते हैं। रिसेप्शन के पास 2 रूम सर्विस बॉय गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने जगाया तो उनसे पता चला कि पता नहीं साहब, हमारे गार्ड को किसी ग्राहक ने 1000 रुपए की टिप्स दे दी थी। तो वो बावला हो गया। वो और मैनेजर हमारे बार रूम में छक्कर शराब पी और बार में ही दोनों टल्ली पड़े हुए हैं। इतना कह के वो सो गया। मनीष चुपचाप से बार में गया, गार्ड की जेब से चाबी निकाली, बाहर का ताला खोला, दोनों चुपचाप से बाहर निकल गए। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। पेप्सी मनीष की गोद में था। अभी वो कुछ ही दूर आगे गए थे, तभी उन्हें एक हेडलाइट दिखाई दी। हाथ दिखाने पर वो रुकी। रुकते ही दोनों अपनी पेप्सी के साथ टैक्सी में बैठ गए। दरअसल वो एक टैक्सी थी और उसे तुरंत चलने को कहा। टैक्सी वाले ने अपनी कार को पलटाकर उल्टी दिशा में, जहां से वो आया था उसी दिशा में जाने लगा। तो मनीष ने कहा, अरे भाई साहब, इस तरफ से क्यों ले जा रहे हो आप? इधर से तो आप आए हो और हमें भी उधर नहीं जाना, हम भी वहीं से आए हैं और हमें पीछे की तरफ जाना है। आप हमें फिर से क्यों ले जा रहे हो उसी दिशा में? तो टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, अगर आपको इस तरफ जाना है जहां मैं भी जा रहा था तो बेकार है। रोड स्लाइडिंग की वजह से वो रास्ता आगे बंद है, इसीलिए इसी तरफ से हमको जाना पड़ेगा। मनीष ने कहा, परंतु आप तो अभी हमारे इसी तरफ जाने वाली दिशा में ही मजे से चले जा रहे थे। अगर हम आपको रोकते नहीं तो आप चले भी जाते। अब अचानक कह रहे हैं कि रोड ब्लॉक है। तो ड्राइवर ने कहा, अरे साहब, क्यों इतना शक करते हैं? मुझे ये बात पहले से पता थी, परंतु मैं तो इस होटल में खाना खाने के लिए आ रहा था। जब तक वो रास्ता खुलता नहीं, रुकना भी पड़ता तो रुक जाता, लेकिन आप लोगों ने हायर कर लिया। परंतु जब आप लोगों ने मुझे रोका और हायर कर लिया तो मैंने कार की दिशा पलटा ली, खाने का प्लान बदल दिया, खाने का प्लान चेंज कर दिया। तो मनीष ने पूरा वाकया टैक्सी वाले को बताया। उसे तो इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो एक नास्तिक व भूत प्रेतों से बिल्कुल न डरने वाला, उन पे जरा भी भरोसा न करने वाले लोगों में से था। उसने कहा, अरे साहब, ये मन की कल्पनाएं होती हैं। अपने 25 वर्षों के कैरियर में न जाने इस देश के किस जंगल, नदी, पहाड़ की सड़कों पर मैंने कार चलाई है। आज तक कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत मेरे सामने तो नहीं आया। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। जैसा हमारे दिमाग में होता हमें दिखाई देने लगता। अगर आप ऐसे माहौल के बीच में ज्यादा रहेंगे तो ऐसी बातों पर ही विश्वास करेंगे। वैसे साहब, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं दिल से भूतों को नकारता हूं और मेरे रहते अब आप लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखूंगा कौन सा भूत आता है। सुनसान सड़क पर रात के 2:30 बज रहे थे। उनकी कार पुनः हाईवे पे 130 की स्पीड से सनसनाती हुई चली जा रही थी। पिछली बार वाला ड्राइवर बहुत ज्यादा डरपोक था, यहां तक कि उन्हें होटल में छोड़कर भाग गया। परंतु इस बार वाला ड्राइवर बहुत निडर था, तो उन दोनों को काफी सुरक्षित महसूस हो रहा था। काफी दूर चलने के पश्चात उन्हें अपनी पार्क्ड कार, जो सड़क के किनारे खड़ी थी, दिखाई दी। मनीष ने कहा, यही है हमारी कार, परंतु आप भाई साहब रोकना मत। हम इसी जगह से इस टेंशन में फंसे हैं। अभी आप कार बिल्कुल मत रोकना और तेजी से चलते चलिए। थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक सड़क के किनारे पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई भयानक एक्सीडेंट हो रखा हो। टैक्सी वाले ने कार को रोका और कार की तेज हेडलाइट में सड़क के आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। तो टैक्सी वाला जैसे ही उतरने की कोशिश की तो नीता ने उससे कहा, अरे भैया, जो होना था वो हो चुका है।
आप खामखा इस चक्कर में मत पड़ो। पर टैक्सी वाला दिन रात सड़कों पर चलने वाले व्यवसाय से जुड़ा था, वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी ऐसी आदत थी ही नहीं। वह इतनी बड़ी दुर्घटना को इग्नोर नहीं कर पाया और कार से नीचे उतरकर सीधे स्पॉट पे गया। तो पहले सड़क के किनारे मिट्टी वाली जमीन पर एक लहूलुहान मृत पड़ी लाश दिखाई दी। उसने चेक किया, शायद जीवित हो, पर वो मरी हुई थी। वो एक लड़की की लाश थी। उसका एक हाथ था ही नहीं, साफ दिखाई दे रहा था एक्सीडेंट कई घंटे पहले हुआ है, क्योंकि खून बिल्कुल सूख चुका था। यह भी साफ दिखाई दे रहा था कि कोई जंगली जानवर उसके हाथ को नोच के और फाड़ के लेके गया है। खून भी सूखा हुआ था। थोड़े और आगे जाने पर उसे एक टूटी फूटी व्हाइट प्रॉन सड़क के किनारे दिखाई दी। साफ दिख रहा था कि औरत एक्सीडेंट के समय वो प्रॉन जरूर चला रही थी। ऐसे में बच्चा भी वहीं कहीं आसपास होना चाहिए, पर वो वहां दिख नहीं रहा था जहां वो प्रॉन किनारे पड़ा हुआ था। वहीं सड़क में 2 टायर के पेयर यानी 4 लाइनें गहरी सड़क पे बनी हुई थी। टायरों के इस निशान से साफ समझ में आ रहा था कि उस औरत को ट्रक ने ही उड़ाया था, क्योंकि सड़क पर बने टायर के निशान ट्रक के पिछले पहियों के ही थे। टक्कर इतनी तेज थी कि औरत और बच्चे और प्राण बहुत दूर तक छिटक गया, बिल्कुल दूर फेंका गए। सड़क से प्राण और मृतक के काफी किनारे पड़े होने के कारण आते जाते लोगों को वो दिख भी नहीं रहे थे। फिर अमावस की इतनी काली रात का वक्त था और गाड़ियां भी यहाँ से बहुत कम गुजरती थी, और इतनी रात को इतनी जंगल में इतनी स्पीड से चलती हुई गाड़ियों में कौन ब्रेक लगाता है और रुकता है। वैसे भी एक्सीडेंट में आजकल कोई नहीं रुकता। इतनी रात को कोई औरत इस जंगल में हाईवे को रात में बच्चे को घुमाने टहलाने तो लाएगी नहीं। इसका मतलब यह है कि यह एक्सीडेंट शाम के समय हुआ होगा, यानी कि 7-8 घंटे हो चुके। इतना सब सोचने के बाद टैक्सी वाला वापस से कार में आकर बैठ गया और दोनों पति पत्नी को पूरी बातें विस्तार से बताई और कहा, सर बच्चा कहीं नहीं दिखा। एक काम करते हैं, पीछे आपकी कार थोड़ी ही दूरी पे खड़ी दिखाई दे रही है, चलो आपने तो बच्चा वहीं से उठाया था, वहीं चलकर देखते हैं। आपको तो बच्चा कार से कुछ ही दूरी पर आवाज सुनने पर आपके जाने के बाद आपको मिला था, क्योंकि आपको तो बच्चा कार से कुछ ही दूरी पर जब आप अपने पति को बच्चे की आवाज सुनकर ढूंढने के लिए भेजी थी, तभी ये बच्चा उठाकर लेके आए थे। चलो वहीं चलते हैं, वहीं उस बच्चे की भी बॉडी जरूर मिलेगी। दोनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि कार से उतरने को ही तैयार नहीं थे। तो टैक्सी वाला अकेले खुद ही टार्च लेकर कार की दिशा में चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सड़क के किनारे पत्तों के पास एक प्यारे से बच्चे की बॉडी दिखाई दी। टैक्सी वाले ने उस बच्चे को गोद में उठाया और वापस से पीछे जाकर उस मृत औरत की बॉडी के पास ही उस बच्चे को लिटा दिया। तभी टैक्सी में बैठे पति पत्नी के साथ पेप्सी भी था, वो तेजी से भौंकना शुरू कर दिया। अचानक से एक भयानक सी खौफनाक औरत कार की बंद खिड़की के पास एक झटके से आई और पूरी ताकत से विंडो पर हाथ पटका। पूरी कार हिल गई। उस औरत ने कहा, बताओ तुम दोनों ने मेरा बच्चा कहाँ छुपाया है, कहाँ ले गए तुम लोग उसको, जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम दोनों को अब भी मार डालूंगी। दोनों के डर के मारे हालत खराब होने लगी। नीता तो बेसुध सी होने लगी। उस प्रेतनी औरत ने कहा कि एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने मेरा बच्चा मुझे अब भी नहीं लौटाया या लौटाने की बात कहकर भाग गए तो तुम दोनों को तुम्हारे घर में, दोनों को नहीं बल्कि ये ड्राइवर को भी, तुम तीनों को तुम्हारे घर में जाके मार डालूंगी। दोनों डर से थर थर कांपने लगे। तभी ड्राइवर वापस आ गया। उसने कहा, क्या हुआ सर, आप दोनों इतना डर क्यों रहे? फिर उस टैक्सी वाले ने एक्सीडेंटल स्पॉट की सारी घटना उन दोनों पति पत्नी को सुनाई। मैम, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। जो सफेद प्रॉन आपका पीछा कर रहा था, वो बच्चा, उसकी माँ, सभी को देख कर आ रहा हूं। हो ना हो वो प्रॉन इसी हमले का हिस्सा है। अब उस ड्राइवर को भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया था। तभी नीता ने कहा, अरे भैया, जब आप
यहां नहीं थे, एक्सीडेंटल स्पॉट पे थे, तभी एक भयानक खौफनाक स्त्री की प्रेतात्मा हमारी कार की विंडो पर आकर हमसे बच्चे के बारे में गंदगी से पूछताछ कर रही थी और हमें धमकी देके गई है कि अगर थोड़ी देर में उसको बच्चा नहीं मिला, नहीं लौटाया गया, तो हम तीनों को हमारे घर में जाकर मार डालेगी। टैक्सी वाला घबराते हुए बोला, मैडम मुझे क्यों मारने की बात कह रही है, मैं तो इसका हिस्सा ही नहीं हूं। फिर जब ये स्वयं प्रेतनी है तो खुद जाकर उस बच्चे को क्यों नहीं ले आती उस होटल से? इस प्रेतनी को किसके परमिशन की जरूरत है? तो नीता ने कहा, अरे नहीं भैया, जानकारी नहीं है क्या आपको? ग्रंथों में साफ लिखा है कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद अपने मृत शरीर से ज्यादा देर चाहकर भी दूर नहीं रह सकता। इसीलिए वो दूर जाने में इस वक्त असक्षम है, तभी हमें धमका रही है। अगर उसे तुरंत वो बच्चा नहीं मिला तो कई दूसरी भटकती शैतानी प्रेत आत्माएं उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेंगी और बच्चे की आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो इन क्रूर प्रेत आत्माओं से अपने को बचा सके, और बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए उन शैतानी आत्माओं के कब्जे में आ जाएगी और इस प्रकार वो बच्चा अपने जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर हमेशा के लिए उस शैतान के कब्जे में गुलाम बनकर प्रेत योनि में रहता रहेगा। इसीलिए वो मां दुखी है। तो मैम अब हम कर ही क्या सकते हैं? देखो ये औरत तो हम में से किसी को ना। तो नीता ने कहा, देखो ये औरत हम में से किसी को नहीं मार सकती, ना ही मारेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सीडेंट से लेकर अभी तक किसी भी घटना में हम कहीं इन्वॉल्व नहीं हैं। ऐसे में वो हमें कैसे मार सकती है? प्रकृति का भी कोई विधान होता है, परंतु हमें डराकर किसी तरह वो उस बच्चे को जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहती है और उसके पास हमारे अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी माँ को प्रेत योनि में अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पता मैं नहीं देख सकती। तो टैक्सी वाले ने कहा, तो मैम धर्म के अनुसार जब वो हमें मार ही नहीं सकती तो हमें उसके इन चक्करों और पचड़ों में पड़ने की जरूरत ही क्या है? हम सीधे यहाँ से अपने गंतव्य को निकल चलते हैं। तो नीता नाराज हो गई और कहा, नहीं भैया, भले ही वो एक प्रेतनी है परंतु अभी लाचार है, एक माँ है। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तभी तक वो मजबूर है, और उसके बाद वो दुनिया नहीं पूरे अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकती है, परंतु हम उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अगर उसका पोस्टमार्टम के तहत अंतिम संस्कार हो जाएगा, कट, सभी कट। तो नीता नाराज हो गई और कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भले ही वो एक प्रेतनी है, अभी लाचार है, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता बस तब तक। और हम अगर उसका पोस्टमार्टम के पहले खुद अंतिम संस्कार कर देते हैं तो कानून की नजर में ये अपराध हो जाएगा और हम तीनों ही कल्प्रिट माने जाएंगे। इसीलिए सीधे कार उसी होटल की तरफ आप ले चलिए। होटल पहुंचकर नीता और टैक्सी वाला कार में ही बैठे थे। मनीष चुपचाप से होटल गया, बच्चे को लेकर वापस कार में आ गया। वे लोग तेजी से वापस पुनः उस घटना स्थल की तरफ जाने लगे। तो टैक्सी वाले ने कहा, मैम जब इस बच्चे की बॉडी उस एक्सीडेंट स्पॉट पर मैंने ही रख के आया है तो फिर ये फिर से यहाँ कैसे मौजूद है? तो नीता ने कहा कि 6 से 7 साल तक के बच्चे जहां भी विचरण करेंगे सूक्ष्म भौतिक शरीर सदैव उनके साथ होता है। आप उन्हें छू सकते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इस बच्चे का शरीर हमारे साथ है। आप ज्यादा बात मत करो, क्वेश्चन मत पूछो और सीधे चलो। आपको पता है जब उस गार्ड ने इसे मेरी गोद में जबरन दे दिया था तो इसने अपने दोनों हाथों से मेरे गाल को छुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी भूत प्रेत की घटना देखने के बाद भी उसका स्पर्श मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो एक बच्चे का स्पर्श था। मुझे तो उस पर क्षणिक प्यार भी आ गया था, परंतु उसके लंबे बढ़ती वाली बात याद आते ही मैंने उसे सोफे पर पटक दिया।
खैर, एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनकी उस पार्क्ड कार के पास 3 और लाशें पड़ी हुई है। तो वे डर गए कि अब ये कौन सी नई आफत आ गई। खैर, वे कार के पीछे एक्सीडेंटल स्पॉट पर पहुंचकर सड़क के किनारे जैसे ही अपनी गाड़ी खड़ी की, वो प्रेतनी वहां पर 1 सेकंड में आ गई और कहा है मेरा बच्चा। नीता ने जैसे ही बच्चे को उसकी गोद में दिया, खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उसी समय अपनी असल रूप में आ गई और बच्चे को सैकड़ों पप्पियां लेने लगी और कहा, आज आप लोगों ने मुझ प्रेतनी की जो मदद की है वो असंभव और अद्वितीय है। आपकी जगह कोई भी होता भाग जाता और मैं कभी उन्हें मार भी नहीं सकती थी। आप तीनों का इस पूरे मामले से तो वैसे भी दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। मेरा आपको मारने का हक ही नहीं बनता था, परंतु उसके बावजूद आपने नीता सभी लोगों को अनसुना करते हुए, बियॉन्ड जाते हुए अपने सिद्धांतों के तहत मेरी मदद की है। इतना कहकर वो प्रेतनी नीता के गले लग गई। तो टैक्सी वाले ने कहा, तो आप ये भी बता दें कि वास्तव में उस समय हुआ क्या था, ये दुर्घटना कैसे घटी, हमें बड़ी ही क्यूरियोसिटी हो रही है प्लीज। तो उस आत्मा ने बताया कि यहाँ से बस 2 किलोमीटर अंदर जाने पर एक छोटा सा कस्बा शहर है। मैं वहीं अपने पति व पूरे परिवार के साथ खुशी से रहती थी। सड़क के उस पार एक शिव जी का मंदिर है, तो मैं अपने बच्चे को लेकर उस मंदिर जा रही थी। मेरे पति भी मेरे साथ थे, परंतु जैसे ही हम इस बाईपास सड़क पर पहुंचे, तभी मेरे पति को अर्जेंट कॉल आ गया और वो एक कार भी उन्हें लेने आ गई थी। वैसे भी यहाँ से मेरा घर मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैंने मेरे पति से कहा, घर पास ही तो है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। तो पति ने कहा, रोड पर गलती से भी मत चलना, ये हाईवे है, यहाँ पे किसी के जीवन की कोई कीमत नहीं, 1 सेकंड में उड़ा देगा। प्रिय, तुम बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे धीरे धीरे जाना। तो मैंने कहा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं बच्चे को लेकर सावधानी से सड़क के किनारे मिट्टी वाले रास्ते पे चलकर जाऊंगी। और वे चले गए। मैं धीरे धीरे प्रॉन लेकर चली जा रही थी, वो भी सड़क से काफी दूर, परंतु फिर भी एक ट्रक ने बहुत तेजी से पीछे से आकर मुझे इतनी जोर की टक्कर मारी कि मैं बहुत दूर तक फिक गई, वो भी सड़क के किनारे दूर जमीन पर। मेरा बच्चा प्रॉन से छिटक कर मुझसे बहुत दूर सड़क के दूसरे किनारे पे पत्तों में जा गिरा। प्रॉन के तो परखच्चे उड़ चुके, वो भी सड़क के किनारे पड़ा है। हम दोनों की तो तत्काल मृत्यु हो गई। तो क्या ट्रक वाले को बिल्कुल दया नहीं आई? एक माँ बच्ची को यूं ही मरता छोड़कर वो भाग गया। टैक्सी वाला गुस्से में आ गया था। तो उस आत्मा ने कहा, हाँ, अगर वो आप दोनों को हॉस्पिटल ले जाता तो क्या आप दोनों बच जाते? तो आत्मा ने कहा कि हाँ, क्योंकि हमें बहुत गहरी चोटें नहीं आई थी। अगर वो हॉस्पिटल ले जाकर हमें वहां भर्ती करवा देता, हम दोनों बच जाते, परंतु किसी ने मदद नहीं की और 2-3 घंटे हम वहीं बेहोश पड़े थे और बेहोश होने के कारण हमारा खून लगातार बहता रहा। उसी की वजह से हमारी मृत्यु हुई। जब आपके पति इस बच्चे के पास आकर इसे साथ ले जा रहे थे तो मुझे इस बात का पता था, परंतु उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी। मैं उस वक्त ऊपर में थी, ऊपर गई हुई थी, क्योंकि हर व्यक्ति को मरने के तत्काल बाद कुछ समय के लिए ऊपर एक अदृश्य रोशनी के पास खड़ा होकर अपने बारे में, अपने कर्मों की समीक्षा करनी पड़ती है और खुद करनी पड़ती है। आप ही अपने कर्म बताते हैं। उस वक्त आपके अंदर झूठ वाली शक्ति होती नहीं, क्योंकि शरीर तो नीचे रहता है। वहां आप सिर्फ सच बताते हैं। उसके बाद आपको वापस 13 दिन के लिए इसी पृथ्वी में आने को मिल जाता है और सभी संबंधियों के बीच अपनी औकात और उन संबंधियों के कमीनेपन को जानने का पूरा मौका मिल जाता है। जो जिस किसी भी धर्म का है उसके हिसाब से उसे रुकने को मिलता है। कई लोगों में 40सा होता है, यानी कि वो 40 दिन बाद भोजन और पूजा पाठ करते हैं। कई लोगों की अंतिम पूजा भोजन की व्यवस्था 30 दिनों में होती है, कई लोगों में 3 दिनों में होती है। जिसकी जो पूजा व्यवस्था उसके हिसाब से आपको वापस आने मिलता है। हिंदुओं में 13 दिन के लिए मिलता है। मुझे तो सब दिखाई दे रहा है आगे क्या होना है। कल सुबह मेरे घर वाले यहाँ, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है अभी कुछ ही देर में मुझे ढूंढते हुए घर वाले यहाँ आ जाएंगे,
क्योंकि मेरे घर वाले सोच रहे हैं मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई हूँ और हस्बैंड सोच रहा है कि मेरी वाइफ घर पहुंच गई है। परंतु थोड़ी ही देर बाद वे ढूंढते हुए मुझे यहाँ आएंगे, मुझे और मेरे बेटे को ले जाएंगे और सुबह हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर तिरही मनाई जाएगी। बस उसके बाद मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। अगर ये बच्चा मुझे नहीं मिलता तो 13 दिनों में उस पर कोई और कुआत्मा कब्जा कर लेती, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मैं उसे हासिल करने के चक्कर में पता नहीं कब तक इस प्रेत योनि में फंसी रहती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी कुआत्मा के चंगुल में तो छोड़ नहीं सकती थी। तो अगर मेरी यहाँ से मुक्ति भी होती तो भी मैं नहीं जा पाती। एक माँ अपने बच्चे को मृत्यु के बाद भी असुरक्षित नहीं छोड़ सकती। परंतु आप सभी ने इस चक्रव्यूह से मुझे व मेरे बच्चे को बचा लिया। आप सभी का धन्यवाद। इतना कहकर वो प्रेतात्मा अपना दाहिना हाथ नीता के सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया, ढेरों शुभकामनाएं दी और दुआएं दी। सभी चुपचाप उसकी बातों को सुनते हुए स्तब्ध से खड़े थे। तीनों की आंखें नम थी। उस प्रेतात्मा ने कहा, और हाँ, अब आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने वो रोड स्लाइडिंग की जगह का क्योंकि मैंने जो रोड स्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद था, वैसे तो उसे 2-3 दिन लगते खुलने में, पर मैंने अभी क्लियर कर दिया है। अब आपकी कार बड़ी आसानी से वहां से निकल जाएगी और आप सभी अपने घरों को पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वो प्रेतात्मा उनके सामने एक तेज रोशनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। सभी बेहद भावुक थे। टैक्सी वाले ने मनीष व नीता को उनके घर छोड़ा, फिर वो अपने घर चला गया और उसने अपने टैक्सी के पैसे भी नहीं लिए। अब वो टैक्सी वाला नास्तिक से एक पूर्ण आस्तिक बन चुका था। भूत प्रेतों के प्रति उसकी सोच विचार अब पूर्ण रूप से बदल चुके थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी याद से कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर मेरी इस मेहनत को और मेरे इस चैनल को कृतार्थ करें। तो जल्दी ही एक नई खौफनाक कहानी के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।